अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 11 कंटिन्यू करने लगे हैं। यूनिट 11 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अगर देखा जाए तो बोर्ड में इसमें से जस्ट 3 मार्क्स का पेपर आएगा। एक नंबर का एमसीक्यूज आना एक, और एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और वो 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 3 मार्क्स का पेपर बनेगा आपके इस चैप्टर में से। तो कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है। यहाँ पे कोई 4 थ्योरम्स हैं, कॉर्ड्स और आर्क्स ऑफ सर्कल के रेलेवेंट। वो थ्योरम्स की जो स्टेटमेंट्स हैं या थ्योरम्स के जो मेन जो आपने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो यहाँ पे आपको टॉपिक्स में बता दिया गया है। ये 3 या 4 टॉपिक्स जो यहाँ पे लिखे हैं, यही आपने थ्योरम्स इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। एक एक्सरसाइज है, उन्हीं थ्योरम्स के रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। हमने उन थ्योरम्स को यूज़ करके उन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। और कुछ एमसीक्यूज होंगे, वो भी इन्हीं थ्योरम्स के रेलेवेंट होंगे। तो इतना ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, ईजी सा ही है। और बोर्ड स्कीम में अगर हम बात करें कि इसमें से थ्योरम आता या नहीं आता, तो जो फ़िलहाल तक की स्कीम थी अभी 2020 तक, उसमें तो इस चैप्टर में से थ्योरम नहीं आया। लेकिन नेक्स्ट ईयर्स की जो पॉलिसीज़ हैं या नेक्स्ट ईयर की जो स्कीम है पेपर की, पेपर पैटर्न है, उसका कुछ कंफर्म नहीं होता कि वो चेंज होगा या नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करवाया जाता है कि हर चैप्टर के थ्योरम करवाए जाते हैं, ताकि किसी भी चैप्टर में से अगर थ्योरम आए तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आज हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 11 इसके टोटल 4 थ्योरम्स हैं, जिनमें से 2 या 3 मैं आपको करवाऊंगा, एक आधा मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा। वो भी इसलिए दूंगा कि 2-2 थ्योरम्स जो हैं एक दूसरे के कन्वर्स हैं, जैसे पहला और दूसरा एक दूसरे के कन्वर्स हैं, थर्ड और फोर्थ थ्योरम भी एक दूसरे के क्या हैं, कन्वर्स। ठीक, तो अभी हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 1 की। जी बच्चों, थ्योरम 1 जो है इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ 2 आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ congruent circles are congruent then the corresponding chords are equal। बच्चों, यहाँ पे आपके पास ना 2 ऑप्शन है कि आप एक ही सर्कल ले सकते हैं, या आप अगर एक सर्कल नहीं लेना चाह रहे तो आप 2 ऐसे सर्कल ले लें जो आपस में क्या हो, कॉन्ग्रेंट हो। बच्चों, आपको पता है कि कॉन्ग्रेंट सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसे सर्कल जिनके रेडियस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब आपने यहाँ पे 2 सर्कल लिए हैं जिनके रेडियस आपस में क्या है, इक्वल। आपने ये प्रूव करना है कि अगर उन 2 सर्कल की जो आर्क्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। लेट्स सपोज इसकी जो आर्क है इसने कंसिडर की है एडीसी आर्क, ये वाली आर्क, ये आर्क इसने इसकी कंसिडर की है एडीसी, और दूसरे सर्कल की है ए डैश टी डैश सी डैश, यानी कि ये वाली आर्क ए डैश टी डैश सी डैश, ये आर्क। वो कहते हैं कि ये दोनों आर्क्स आपस में इक्वल हैं। आप लोग ये प्रूव करिए कि इन आर्क्स के जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगी, एडीसी के कॉर्ड अपोजिट कौन सी कॉर्ड आ रही है, एसी, और ए डैश डी डैश सी डैश इस आर्क के सामने कौन सी कॉर्ड आ रही है, ए डैश सी डैश। आप इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो गिवन और टू प्रूफ की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है, सर्कल पहले वाले का नाम है, ये जो पिंक कलर का सर्कल बना है इसका नाम ए बी सी डी है, और इसका नाम ए डैश बी डैश सी डैश है, डी डैश है। और ये दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट मीन्स इनके रेडियस आपस में इक्वल है। इसका सेंटर ओ है और इसका सेंटर ओ डैश, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। और हमें ये कहा गया है, साथ में इंफॉर्मेशन में गिवन में दिया गया है कि इसकी जो आर्क ए डी सी है और इसकी जो आर्क ए डैश डी डैश सी डैश है वो आपस में क्या है, इक्वल। और हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि इसकी जो कॉर्ड है ए सी और जो इसकी कॉर्ड है ए डैश सी डैश वो आपस में क्या है, इक्वल। ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है आपने कि दोनों के जो सेंटर हैं, इसका ओ और इसका ओ डैश, इन्हें मिला देना इन पॉइंट्स के साथ, इसे ए के साथ भी और ओ को सी के साथ भी, सेम एज ओ डैश को भी ए डैश के साथ और सी डैश के साथ मिला दीजिए। तो आपके पास 2 ट्राइंगल तैयार हो जाएंगी। ट्राइंगल्स के नाम क्या होंगे, ओ ए सी, और इसका नाम होगा ओ डैश ए डैश सी डैश, ये ट्राइंगल। अब आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ की तरफ आ जाइए।
प्रूफ में क्या लिखा है कि वो ये बोल रहा है कि दोनों सर्कल जो हैं ए बी सी डी और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, उनके सेंटर ओ और ओ डैश रिस्पेक्टिवली हैं। ये बात हमें गिवन है। लिहाजा जो उनकी आर्क्स हैं ये भी हमें गिवन ही है कि ए डी सी आर्क, ये आर्क का सिंबल है बच्चों, ये ए डी सी के ऊपर लाइन सेगमेंट नहीं है, ये ऊपर कर्व सी बनाई हुई है, ऐसे कर्व सी बनाई हुई है। तो आपने इसे क्या रीड करना है, ए डी सी आर्क रीड करना है। और ये ए डैश डी डैश सी डैश आर्क है, ये बात भी हमें गिवन है। बच्चों एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि अगर किसी सर्कल के अंदर दो आर्क्स इक्वल होती है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग जो सेंट्रल एंगल होते हैं, जो सेंटर पे एंगल बनता है, वो एंगल भी क्या होता है, इक्वल। इसलिए उसने यहाँ पे लिख दिया है कि ए डी सी और ए डैश डी डैश सी डैश आर्क अगर इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स, यानी कि इनकी बात हो रही है, ये वाला एंगल ए ओ सी और ये वाला एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे उसने वो लिख दिया। क्यों इक्वल है, आगे रीजन भी दे दिए। सेंट्रल एंगल्स सबटेंडेड बाय, सबटेंडेड का मतलब होता है जो बनाए हैं, जो बने हैं, किसकी वजह से बने हैं, बाय इक्वल आर्क्स ऑफ द सर्कल्स। यानी कि अगर दो सर्कल इक्वल हैं और उनकी दो आर्क्स इक्वल हैं तो अंडरस्टूड है उनकी वजह से जो उनके अपोजिट सेंट्रल एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपने लास्ट पे क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल्स को जो आपके पास बनी है ए ओ सी और ओ डैश ए डैश सी डैश, आपने इन दोनों को क्रॉसपॉन्ड कर लेना है। क्रॉसपॉन्डेंस लें और इनको आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है आपने। और ये याद रखिएगा कि आपका मेन मकसद है ए सी को ए डैश सी डैश के इक्वल प्रूव करना। क्रॉसपॉन्डेंस ले रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए ए ओ सी ट्राइंगल, ए डैश ओ डैश सी डैश ट्राइंगल, इनको क्रॉसपॉन्ड किया जा रहा है। सबसे पहले आप बताएंगे कि ओ ए इक्वल टू ओ डैश ए डैश, क्यों इक्वल है, ओ ए भी रेडियस है और ओ डैश ए डैश भी क्या है, रेडियस। तो सेम सर्कल के या इक्वल सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। अब देखो सर्कल अगर इक्वल थे तो उनके रेडियस भी आपस में इक्वल होने चाहिए, इसलिए आपने लिख दिया रेडियस ऑफ इक्वल सर्कल्स। बच्चों यहाँ पे एक बात आप पहले भी यूज करते थे, रेडियस ऑफ, वहां पे आप यूज करते थे सेम सर्कल। अब यहाँ पे आपने देखिए लिखा हुआ है इक्वल सर्कल्स, सेम सर्कल नहीं कहना आपने, क्योंकि सर्कल दो डिफरेंट सर्कल्स हैं और दोनों डिफरेंट सर्कल्स के जो रेडियस है वो आपस में इक्वल है। एक सर्कल हम नहीं ले रहे, यहाँ पे दो ले रहे, लिहाजा आपने इक्वल का वर्ड यूज करना है, सेम का वर्ड यूज नहीं करना। नेक्स्ट आ जाइए कि इनका सेंट्रल एंगल ए ओ सी और उसका सेंट्रल एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, ये भी इक्वल होंगे। और ये आपने ऊपर अभी प्रूव किया, इसको बाकायदा रीजन के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपने। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ऑलरेडी प्रूव्ड। तीन चीजें इक्वल हो गई यहाँ पे, एक साइड, एक एंगल, एक साइड। लिहाजा ट्राइंगल ए ओ सी ट्राइंगल ए डैश ओ डैश सी डैश के क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी। और इसकी रीजन क्या है, एस ए एस पास्टुलेट, या आप ये भी लिख सकते हैं एस ए एस कॉन्ग्रेंट टू एस ए एस। अगर यहाँ पे आप एस ए एस पास्टुलेट लिखना चाह रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पे साबित हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि मैयर ऑफ ए सी इज इक्वल टू मैयर ऑफ ए डैश सी डैश। यही बात आप क्या करना चाह रहे हैं, प्रूव करना चाह रहे हैं। थ्योरम नंबर 2 वो इसी थ्योरम का क्या है, कन्वर्स, वो आप लोग खुद करेंगे। अभी हम बढ़ेंगे थ्योरम नंबर 3 की जानिब। जी बच्चों, थ्योरम नंबर 3 में हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसे रीड करते हैं पहले। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल की दो कॉर्ड्स भी ली जा सकती हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो आप क्या कर लें, आर ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, यानी कि आप दो सर्कल ले लें लेकिन वो दो सर्कल इस तरह से हों कि आपस में इक्वल हों, आपस में कॉन्ग्रेंट हो। और उन दोनों में किस चीज़ की बात हो रही है, इक्वल कॉर्ड्स की। इन दोनों इक्वल सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स जो हैं वो क्या करती हैं, सबटेंड करती हैं, बनाती हैं इक्वल एंगल्स, यानी कि वो इक्वल एंगल्स बनाती हैं। कहाँ पे बनाती हैं, एट द सेंटर, एट द सेंटर, यानी कि इसका जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो, और जो यहाँ पे सेंट्रल एंगल बनेगा वो वाला आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे बच्चों एक इशू है इसमें, इस डायग्राम में, ये बुक में जो आपकी डायग्राम बनी हुई है, उसे चाहिए था कि यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रा करनी चाहिए थी उसे, उसने कॉर्ड ड्रा नहीं की। कॉर्ड्स का जिक्र करे लेकिन कॉर्ड्स ड्रा नहीं की। तो आप ऐसे कीजिएगा, कॉर्ड्स ड्रा कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये AC कॉर्ड हो जाएगी,
और अगर आप इसकी बात करें, इसको भी आप ड्रा कर लीजिएगा। ये जो कॉर्ड है आपके पास, ये हो जाएगी ए डैश सी डैश। ठीक, आपके पास गिवन है कि एक सर्कल ये वाला और ये वाला, ये दोनों सर्कल इक्वल हैं और इन दोनों के जो सेंटर हैं ओ और ओ डैश हैं रिस्पेक्टिवली, और आप ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि इसका जो सेंट्रल एंगल है AOC और इसका जो सेंट्रल एंगल है A डैश O डैश C डैश वो आपस में क्या है, इक्वल है। ये आप प्रूफ करना चाह रहे हैं और आपको गिवन ये था कि AC और A डैश C डैश कॉर्ड आपस में इक्वल है। ये देखिए लिखा हुआ है कॉर्ड्स के बारे में, तो कॉर्ड्स को ड्रा भी करना चाहिए था। ठीक, मुझे जहाँ तक लगा कि इस डायग्राम में मिस्टेक है तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप क्या करिए कि इसके टू प्रूफ की तरफ आ जाइए। टू प्रूफ पे आप आएंगे तो क्या करेंगे, आप रीड करें इसे। सेंट्रल एंगल्स की बात हो रही होगी। सेंट्रल एंगल कौन सा, AOC, पहले सर्कल का यानी कि सेंट्रल एंगल वो इक्वल होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए दूसरे सर्कल के O डैश A डैश O डैश C डैश के एंगल के इक्वल होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे आप, अब बच्चों बात सुने कि आपने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। अगर हम इन दोनों एंगल्स के बारे में बात करें तो दो बातें इनके बारे में हो सकती हैं, या तो ये इक्वल होंगे या फिर इक्वल नहीं होंगे, या तो ये इक्वल होंगे या आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो हम लोगों ने क्या काम करना है कि हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर ना एक सपोजिशन करनी है। हमने सपोज करना है कि AOC एंगल और A डैश O डैश C डैश जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं इक्वल, हम फर्ज कर लेते हैं कि वो इक्वल नहीं है। अभी हम ये फर्ज कर लेते हैं कि वो आपस में इक्वल नहीं है, तो हम AOC को एक और एंगल के साथ कंपेयर करेंगे, एंगल A डैश O डैश D डैश। हम फर्ज कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ये D पॉइंट कहाँ है, D डैश पॉइंट कहाँ पे, ये आपने यहाँ पे सपोज करना है। ये देखिए ये D डैश पॉइंट आपने यहाँ पे इमेजिन किया और O डैश को D डैश से मिलाया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो A डैश O डैश D डैश बनेगा। ठीक है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन है, ये आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब आप आइए ज़रा प्रूफ की तरफ। प्रूफ में क्या लिखा हुआ है कि एंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A डैश O डैश D डैश। ये आपने अभी कंस्ट्रक्ट किया, ऊपर आपने बताया अभी सही। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग आर्क्स बनेंगी, AC आर्क और A डैश D डैश आर्क, ये आपस में इक्वल होंगे। ये आप याद रख लें, बल्कि मैंने थ्योरम नंबर 1 में भी बताया कि आपके पास अगर दो आर्क इक्वल हैं तो उन दोनों आर्क के जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो आर्क्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आर्क सबटेंडेड बाय इक्वल सेंट्रल एंगल्स इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यानी कि ये एंगल इक्वल है तो ये आर्क भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और दूसरी बात आपने क्या लिखना है कि AC जो है ये आर्क थी और ये भी आर्क है। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपने, मेजर ऑफ AC, यानी कि मेजर ऑफ AC कॉर्ड की बात हो रही, ये भी कॉर्ड की बात हो रही। तो आप लिखेंगे AC इक्वल टू A डैश D डैश। क्यों लिखा आपने, आपने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा कि थ्योरम नंबर 1 में ये कहा जा रहा है कि अगर दो आर्क्स इक्वल होंगी एक सर्कल की, दो डिफरेंट सर्कल्स की जो कि कॉन्ग्रुएंट है, तो उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अभी आपने पिछले थ्योरम में प्रूफ किया। लिहाजा आप लिख देंगे कि AC जो है वो A डैश D डैश के इक्वल है। बट आपको तो गिवन था कि AC जो है वो A डैश C डैश के इक्वल है, ये आपके गिवन में आपको मिला है। देखो बच्चों, यहाँ पे आपने प्रूफ किया कि AC और A डैश D डैश आपस में इक्वल है, बट गिवन में कुछ और गिवन था कि AC और A डैश C डैश इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से फिर ये प्रूव हो गया कि अगर AC इसके इक्वल है और AC इसके भी इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आप लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ A डैश C डैश इज इक्वल टू मेजर ऑफ A डैश D डैश। मेजर ऑफ A डैश C डैश इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, रिजल्ट 2 और 3 को आपने क्या किया, यहाँ पे यूज़ किया। अब बच्चों ये दोनों आपस में इक्वल हैं, मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि मेजर ऑफ A डैश C डैश और मेजर ऑफ A डैश D डैश आपस में इक्वल हैं। और इक्वल का मतलब क्या होता है कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम में बच्चों देखो आप कि हम कह रहे हैं कि AC जो है
ये चीज़ ए से सी तक और ए से डी तक ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डी पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया है बेसिकली ये यहाँ पे नहीं होगा, ये कहाँ पे होगा, ये जहाँ पे सी है ये उधर ही होगा। यानी कि मैयर ऑफ ए डैश सी डैश मैयर ऑफ ए डैश डी डैश आपस में इक्वल एक ही सूरत में हो सकते हैं कि अगर ये डी पॉइंट यहाँ पे ना हो, डी पॉइंट कहाँ पे हो, सी डैश वाली जगह पे हो, डी डैश सी डैश की जगह पे होना चाहिए। तो यहाँ पे उसने यही लिखा है कि विच इज ओनली पॉसिबल इफ सी डैश कोइंसाइड्स विद डी डैश। यानी कि जो आपका सी डैश पॉइंट है और डी डैश पॉइंट है उनको एक जगह पे होना चाहिए। तो आपने तो डी डैश पॉइंट को कहीं और पे कंसिडर किया था, इसलिए आपने क्या करना है कि आपने ये फर्ज कर लेना है कि डी डैश पॉइंट भी वहीं पे आ रहा है, जहाँ पे सी डैश है डी डैश पॉइंट उधर ही होना चाहिए। हैंस आप प्रूव कर सकते हैं या आप बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग सेंट्रल एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैयर ऑफ ए डैश सी डैश का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बनेगा मैयर ऑफ ए डैश ओ डैश सी डैश, और इसका क्रॉसपॉन्डिंग क्या बनेगा, ए डैश ओ डैश डी डैश, ये इक्वल हो जाएंगे। और हम ये लिखेंगे अब कि हमारे पास तो सेंट्रल एंगल कुछ और गिवन थे कि ए ओ सी इसकी इक्वल है, ए ओ सी इस वाले की इक्वल है, ए डैश ओ डैश डी डैश की इक्वल, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया था। अब देखें 4 और 5 को गौर से देखिए, इसमें जो राइट साइड है वो सेम आ रही। अब अगर राइट साइड सेम है तो आपकी लेफ्ट साइड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ आ रहा है अब कि ए ओ सी इक्वल टू ए डैश ओ डैश सी डैश, यानी कि ये दोनों डिफरेंट जो सर्कल आ रहे हैं, दोनों सर्कल्स उनके सेंट्रल एंगल आपस में क्या हो चुके हैं, प्रूव हो चुके हैं। और यही बात आप क्या करना चाह रहे थे, प्रूव करना चाह रहे थे। बच्चों आज के लेक्चर में हमने थ्योरम नंबर 1 2 3 4 उसमें से 2 थ्योरम मैंने आपको करवाए, पहला करवाया, दूसरा क्यों नहीं करवाया, क्योंकि दूसरा आपके फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स है। आपको 3 करवा दिया है, 4 इसलिए नहीं करवाया कि 4 इसका कन्वर्स है और इससे ज़्यादा इजी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये कल तक ये चारों थ्योरम्स आपको याद होने चाहिए, अच्छी तरह इनकी लर्निंग प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ताकि जब मैं आपको एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज और 11 एक्सरसाइज 11.1 एक्सरसाइज समझाऊं तो आपको इनके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से आने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर के साथ कल मिलते हैं इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।